अगला अध्याय पढ़ते हैं बच्चों। अध्याय 6 हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेन्स का सिद्धांत। तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेन्स का सिद्धांत। तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेन्स का सिद्धांत। तथा हाइगेन्स का सिद्धांत। हाइगेन्स का तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेन्स के सिद्धांत के विषय में क्या टॉपिक है, कैसे है, देखो। अभी तक हमने सिलेबस पढ़ा क्या? हमने कहीं चर्चा किया कि तरंग क्या है, हमने कहीं चर्चा किया कि प्रकाश क्या है, तरंग है, कण है, नहीं चर्चा की। अब यहाँ जरूरत है हमें चर्चा की कि प्रकाश आखिर है क्या। तो इसी रेफरेंस में हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि तरंग प्रकाशिकी का मामला क्या है, कैसे है। देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें हमें प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना है, जिससे ये चीज जज कर मिले कि प्रकाश है क्या। ठीक है, तो उसकी वजह से सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रकाश की गुण। प्रकाश की प्रकाश के गुण में क्या बात कैसी है, देखो ध्यान से समझो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पिछली बार एक आया था कि हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत जो होता है उसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या होगी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, परावर्तन अपवर्तन दोनों बोर्ड में हुआ है। चलो देखो, प्रकाश के गुण के विषय में सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो प्रकाश का गुण क्या है, कैसे है। प्रकाश में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, पहली प्रॉपर्टी है। और प्रकाश सीधी सरल रेखा में क्यों चलता है उसके पीछे का कारण जानते हैं पहले मेरे बच्चे। प्रकाश जो जनरेट होता है वो एक्चुअल में फोटोन के रूप में निकलता है, और एक फोटोन के तुरंत पीछे दूसरा फोटोन ऐसे चेन के रूप में निकलते हैं। इसी वजह से मजबूरन हमारा प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलने लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मानो कि यहाँ से प्रकाश निकलना और ये माध्यम में एक फोटोन निकला, ठीक दूसरा फोटोन इसके पीछे निकल गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये मजबूरन एक चेन में चलने लगेंगे। आई बात समझ में? तो ऐसा होता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार के पदार्थ वाले माध्यम की जरूरत नहीं। निर्वात में भी ट्रैवल करता हूँ, आई बात समझ में? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, किसी विशेष माध्यम की जरूरत नहीं है कि हाँ ये माध्यम चाहिए तभी हमारा प्रकाश चलेगा, ऐसा कोई उसके लिए आवश्यक नहीं है। थर्ड टर्म में अगर मैं बात करूँ तो भाई हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रकाश जो होता है ये निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लगता है, जो कि पर्याप्त वेलोसिटी, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है कि पृथ्वी की जिसकी त्रिज्या 6.4 × 10⁶ 4 किलोमीटर होती है, या 6 उसको मीटर कह सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा होती है। तो इतनी त्रिज्या को, पृथ्वी के डायामीटर को आपका ये वेलोसिटी 7 बार आपके पलक झपकने के टाइम में क्रॉस कर देगा, पार कर देगा, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है। तो ये प्रकाश की वेलोसिटी होती है निर्वात या वायु में। अदर मीडियम में अगर हमारा प्रकाश जाएगा तो उसकी वेलोसिटी घटती है। अगर मैं फोर्थ स्टेप के बारे में बात करूं तो हमने देखा है प्रकाश अपवर्तन करता है, प्रकाश परावर्तन करता है, यानी प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन के गुण पाए गए हैं। आई बात समझ में? इन घटनाओं को हम पढ़ चुके हैं। अगर अगली प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करूं बच्चे, तो प्रकाश जो होता है ये करता है वर्ण विक्षेपण। प्रकाश रंगों का क्या करता है? वर्ण विक्षेपण करता है। प्रकाश में जो रंगे हैं उनको फैलाता है, प्रकाश में प्रॉपर्टी पाई जाती है वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण की।
उसके बाद देखो प्रकाश में अगली प्रॉपर्टी क्या और कैसे है। देखो प्रकाश की अगली प्रॉपर्टी है कि ये जो प्रकाश है ये मेरे बच्चे विवर्तन करता है। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश व्यतिकरण करता है, प्रकाश ध्रुवण करता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना दिखाता है, प्रकाश कॉम्पटन प्रभाव भी शो करता है, प्रकाश इतनी प्रॉपर्टी को रखता है। अभी ये सब बस इस चैप्टर के बाद से ये सारी कहानियां शुरू हो जाएंगी। इसके ऊपर वाले से तो लगभग हमारा तालमेल हो ही चुका है। ठीक है, तो अगर हम बात करें विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण के मामले में, तो ये सारी चीजें क्या है, कैसे हैं, अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे। प्रकाश में इतनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें ये इतनी चीज हम जानते हैं, और इसमें यहां तक कि एक भी प्रॉपर्टी प्रकाश को जज नहीं करती है कि प्रकाश क्या है, कण है कि तरंग है, क्या है, कुछ नहीं बताती। लेकिन इसके बाद से ये जो लोग हैं, ये मेरे बच्चे प्रकाश को जज करने का काम करते हैं। तो उसी रेफरेंस में हाइगेंस नाम के एक वैज्ञानिक थे, और हाइगेंस ने ही इसकी शुरुआत की कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है, और तरंग की बातों को उन्होंने प्रूफ भी किया, प्रमाणित भी किया, है ना। आगे चल करके हाइगेंस के जो सिद्धांत है, आगे चल करके प्रकाश को प्रूफ करेगा कि हाँ तरंग है। लेकिन उसके बाद जब दे ब्रोगली आते हैं, तो वो फिर इस चीज को, इसके ये जो डाटा है इसको कहते हैं कि हाँ चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन प्रकाश कण भी है, जिसे हम लोग द्वैत प्रकृति कहते हैं। प्रकाश द्वैत प्रकृति भी दिखाता है। तो आगे चल करके अब जितने टॉपिक पर हम बात करेंगे, हमारा हर टॉपिक में एक ही मुद्दा होगा कि प्रकाश कण है या प्रकाश तरंग है। यहां से शुरू हो रहा है कि प्रकाश तरंग है, पहला जंग यही छिड़ेगा कि प्रकाश तरंग है, और हाइगेंस के थ्रू छिड़ेगा। चलिए बात करते हैं। तो ये फिलहाल प्रकाश के गुण है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हमें समझना है तरंगाग्र क्या है। देखिए तरंगाग्र क्या है, सबसे पहले इसी टॉपिक पे हमें बात करनी है। देखिए बच्चों, तरंगाग्र केवल और केवल एक काल्पनिक पृष्ठ है, एक काल्पनिक पृष्ठ। और ये क्या है, कैसे है, देखो ध्यान से समझो। अगर कोई प्रकाशिक स्रोत ले लेते हैं, जैसे ये हमारा प्रकाशिक स्रोत मोबाइल है, जैसे नीचे से प्रकाश वहां से निकल रहा है, तो ये हमारा हाँ प्रकाश स्रोत है। मान लीजिए सूरज है, सन है। रील्स देख रहा है क्या? सन है। सन से वैसे तो जनरली हमेशा प्रकाश निकलता रहता है, और सन के चारों ओर एक मीडियम हम मान लेते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सन के चारों ओर, बाय द वे, हम घर में एक सूरज बना लिए और सूरज को ऐसे कहीं रखे, तो सूरज के चारों ओर कुछ न कुछ वायु, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कण पाए जाएंगे ना, इनके कण रहेंगे। अब सूरज से मेरे बच्चे प्रकाश की किरणें निकलनी शुरू हो गई। सूरज को हमने चालू कर दिया, सूरज ऑन हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की किरणें निकलना शुरू। और प्रकाश की किरणें जब सूरज से निकलेंगी तो चारों दिशाओं में, समस्त दिशाएं जितनी है, सब के सब दिशाओं में सूरज की किरणें फैलेंगी। अब मेरे बच्चे, अगर इसी माध्यम में, ध्यान से समझो, इसी माध्यम में हम एक पृष्ठ की कल्पना कर ले जिसका आकार आकृति कुछ भी हो, बस एक पृष्ठ खींच ले, और जितने तरंग यहां से निकल रहे हैं, आपको पता है। अभी देखो, मैं सूरज को इस वे पर बात कर रहा हूं कि सूरज की किरणें या प्रकाश तरंग है, और तरंग आगे तब बढ़ती है जब माध्यम के कण कंपन करते हैं। तो अभी मैं सारी बातें उसी सेंस में आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग अदर सेंस नहीं लगाएंगे कि सर जी वहां तो आपने कहा है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, और यहाँ माध्यम वाली बात ही समझा रहे हैं। मैं इन सारी बातों को, ये मेरे शब्द नहीं है, ये हाइगेंस के सिद्धांत के थ्रू मैं आपको बातों समझा रहा हूँ। बात समझ में, ठीक है। तो अभी जो सिद्धांत है वो सुन लेंगे, बाद में समझेंगे कि वो सही क्या था उनमें और गलत क्या था। अब हमने यहाँ एक पृष्ठ की कल्पना कर ली है। क्या कर लिया बच्चे? ध्यान से समझो। और यहाँ के प्रकाश आगे कैसे बढ़ रहे होंगे? प्रकाश यहाँ से निकला तो यहाँ के कण कंपन कर रहे हैं। अब वो कण आगे वाले को कंपन करा रहा है, वो कंपन आगे वाले को कंपन करा रहा है, ऐसे कंपन करते करते आगे बढ़ रहा है प्रकाश।
तो मेरी प्रकाश की सारी किरणें अगर समान कला में, अर्जुन कैसे समान कला में, सब एक ही कोण पर, एक ही वेलोसिटी से, एक ही डायरेक्शन में अगर इस तरंगाग्र पर एक ही समय में पहुंच रहे हैं, सूर्य से जितनी किरणें निकल रही हैं यहाँ पे, अगर सब समान कला में है और सारी की सारी किरणें निकल करके एक ही टाइम में, एक ही फेज पर अगर इस सरफेस पर पहुंच गई, तो मेरे बच्चे इसी सरफेस को, काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग कहते हैं तरंगाग्र। अब समझ में? तो इसका मतलब तरंगाग्र कुछ है नहीं, तरंगाग्र कुछ है नहीं। ऐसे समझो यहाँ की सारी क्या है, एक कण है और कण अभी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। यहाँ से मैंने टॉर्च जलाया तो यहाँ से सब कण कंपन करने लगे, ऐसे ऐसे कंपन करते हुए आगे के पहुंच रहे हैं, और ये कंपन करते हुए सारे कण, यहाँ मैंने एक पृष्ठ खींचा था, एक टाइम में पहुंचे और इतनी दूरी तक पहुंचे, बाकी सब अड्डा बड्डा टाइम में पहुंच रहे हैं। तो यही जो डिस्टेंस है, जितनी दूरी पर हमारी सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक टाइम में पहुंची हैं, एक कला में पहुंची हैं, उतने डिस्टेंस को, उतने सरफेस को, उतने तल को हम कहेंगे ये तरंगाग्र है। क्या बच्चे? तरंगाग्र। आई बात समझ में? अब तरंगाग्र के रूप में अगर समझिएगा बच्चे, तो एक चीज मोटे तौर पे याद रखिएगा कि अगर हमारा प्रकाशिक स्रोत, यानी जहां से प्रकाश पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, वो गोलीय है। कैसा है? गोलीय है। जैसे ये बल्ब हो गया या सूरज हो गया, ऐसा कुछ है, तो वहां से जो तरंगाग्र निकलते हैं वो गोलीय तरंगाग्र निकलते हैं। कैसा तरंगाग्र निकलेगा? गोलीय तरंगाग्र निकलता है। ठीक है। और अगर किरणें, अच्छा, गोलीय तरंगाग्र अगर बाय द वे अनंत से चलने लगे तो समतल तरंगाग्र हो जाता है। कैसा तरंगाग्र हो जाएगा? समतल तरंगाग्र हो जाएगा। और अगर मेरे बच्चे प्रकाश की किरणें रिजुरेखी एक दूसरे के समांतर चल रही है, प्रकाश की किरणें रिजुरेखी एक दूसरे के समांतर चल रही है मेरे बच्चे, तब जो तरंगाग्र बनता है, तब एक समतल तरंगाग्र बनता है। कैसा तरंगाग्र बनेगा? समतल तरंगाग्र बनेगा। अगर समझ में? ठीक। तो ये तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र की मैं परिभाषा शुरुआती दौर में क्यों दे रहा हूँ, उसका कारण अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाइगेंस का सिद्धांत क्या है। चलिए देखिए, इनके लिए आते यार, वहाँ हाई स्कूल में सचिन एक कलम दे लो। देखो, इसके बाद अब हमें बात करनी हाइगेंस का तर्क, हाइगेंस का सिद्धांत। तो बात करते हैं हाइगेंस के सिद्धांत की। इसमें हाइगेंस का सिद्धांत किस पक्ष में है? एक ही पक्ष पे है। हाइगेंस के सिद्धांत का एक ही मुद्दा है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग। प्रकाश क्या है? तरंग। इस बात को वो प्रूफ करने पर लगे, और इसके लिए हाइगेंस ने, जानते हो क्या किया? इसको देखो, तो हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग सिद्ध करने के लिए ये मान लिया है कि हमारे चारों पूरे वातावरण में, ये केवल काल्पनिक बात है, आगे चल करके ये बात अभी गलत सिद्ध हो जाएगी। हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग साबित करने के लिए, अपना सिद्धांत देने के लिए, हाइगेंस ने माना कि हमारे चारों ओर पूरे वातावरण में, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ईथर एक माध्यम है, और ईथर, हाँ, ईथर एक माध्यम है, और ईथर अगर एक माध्यम है तो उसमें वो सारे के सारे गुण उपस्थित हैं जिस गुण के स्रोत से हमारे प्रकाश को आसानी से कहीं एक जगह से दूसरे जगह चलने में आसानी हो। ठीक है। तो ईथर मान लिया इन्होंने, हाइगेंस ने, प्रकाश को तरंग सिद्ध करने के लिए। अब ईथर मानने के बाद, अच्छा, उन्होंने ये पूरी तरीके से माना हुआ है कि जो ईथर है, उस ईथर में हर वो गुण उपस्थित है जो प्रकाश को चलने के लिए चाहिए। है बात समझ में? प्रकाश को चलने के लिए जितनी प्रॉपर्टी की जरूरत है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ है ईथर में। लेकिन एक वैज्ञानिक है, माइकलसन मोर्ले। कौन? माइकलसन मोर्ले। इन्होंने भरे कह दिया तो उन्हें आर पार कह दी पूरा। लीकेज नहीं है उसमें, जब एक लिमिट से ज्यादा जाएगा तो निकल नहीं जाएगा। चार बूंद 5 बूंद से ज्यादा नहीं डालना चाहिए सर।
चलो देखो, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है माइकलसन मोरले। क्या नाम बच्चों? माइकलसन मोरले। इन्होंने सीधा सीधा कहा भाई हाइगेंस ने जो ईथर माध्यम की कल्पना की वो सही नहीं है, ठीक है। इन्होंने तुरंत उस चीज का विरोध कर दिया था, लेकिन आगे चल करके फिर हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सारी बातें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से होनी, ठीक है। अब इन्होंने ये जो हाइगेंस के सिद्धांत में जो माध्यम की कल्पना की है उसी के थ्रू ये बात आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 3 से 4 बातों को कहा। पहली बात में उन्होंने तरंगाग्र को परिभाषित किया। पहली बात में उन्होंने तरंगाग्र को परिभाषित किया। और तरंगाग्र को परिभाषित कैसे किया? उन्होंने बताया कि अगर किसी माध्यम में हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींचे और यदि उस काल्पनिक पृष्ठ पे जितने कण हो, जैसे हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना कर लूं या एक सरफेस ऐसे मैं मान लूं, तो क्या इस सरफेस पे यहाँ के कण नहीं होंगे? होंगे भाई। तो ऐसे ही अगर हम किसी माध्यम में एक पृष्ठ की कल्पना कर लें तो मेरे बच्चे उस पृष्ठ पर यदि सभी कण कंपन की समान कला में है तो उसे हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र की दिशा में खींची गई रेखा किरण कहलाती है। तरंगाग्र की दिशा में खींची गई रेखा किरण कहलाती है। चल तो ना, अरे वो दिखा तो ऐसे देखो देखो, तो क्या कहलाती है? तरंगाग्र कहलाती है। अब दूसरी बात को ध्यान से समझो। देखो, पहली बात उन्होंने किस रेफरेंस में कहा है? तरंगाग्र के मामले में कहा है। दूसरी बात जो है उसको जरा ध्यान से समझो। हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत में कहा कि किसी तरंगाग्र पर जितने कण होते हैं, जैसे मान लीजिए एक समतल तरंगाग्र हमारे पास क्या है? अब इस पे ये सारे कण है और ये सारे कण कंपन की समान कला में है। तो मेरे बच्चे ये सभी कंपन की समान कला में जो तरंगाग्र पर कण है ये नए तरंग स्रोत का काम करते हैं। क्या करेंगे? नए तरंग स्रोत का काम करेंगे। इसका एग्जांपल जरा समझो, इसको समझिए आप लोग। जैसे मान लो वहां से एक प्रकाश स्रोत है, वो सारा प्रकाश चल करके यहाँ आ रहा है और अभी यही पहुंचा है, तो हमने यहाँ एक पृष्ठ खींच दिया, ऐसे कल्पना कर लिया और सारे कण यहाँ जितने भी उस प्रकाश की वजह से वाइब्रेट कर रहे हैं सब समान कला में है। मान लिया ऐसे समान कला में, तो क्या वो प्रकाश यहाँ पहुंचा है? नहीं रुका है। यहाँ के कण कंपन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे? प्रकाश वही है, प्रकाश इधर आएगा तब ना कंपन करेंगे। अभी हमारा प्रकाश ये, अब यहाँ वाले कणों के लिए, यहाँ वाले ये तरंगाग्र पर जितने कण है वो किसका काम करेंगे? नए तरंग स्रोत का काम करेंगे भाई। यहीं से तो तरंगे जनरेट होगी तो आगे के कणों के पास पहुंचेगी ना। यही चीज हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में कहा कि ये चीज कहा कि कण पर, ये तरंगाग्र पर जितने कण होते हैं ये सभी कण नए तरंग स्रोत का काम करते हैं। मतलब ये अब अपने अंदर से नई तरंगे पैदा करेंगे। आई बात समझ में? अपने अंदर से नई तरंगे जनरेट करेंगे और ये तरंगे उसी चाल से आगे बढ़ेगी जिस चाल से पीछे आ रही थी। आई बात समझ में? अच्छा, ये जो तरंगे बनाती हैं इन्हें हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिका। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं इसको, और इसी के नाम पर इसे कहा गया है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बात समझ में आ गई? उसके बाद थर्ड स्टेप में इन्होंने कहा, थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि मेरे बच्चे अगर तरंगाग्र को आनवालोप करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, टच करता हुआ हम एक और तरंगाग्र खींचे, एक और पृष्ठ खींचे तो प्रकाश की नई स्थिति पता चल जाती है उससे कि प्रकाश अब चल करके कहाँ पहुंचा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा प्रकाश अभी यही था ना, इसी सरफेस को टच करता हुआ मैं एक सरफेस और खींच दिया तो वो पोजीशन अब और आगे बढ़ गया, यहाँ पहुंच गया। फिर इसको टच करता हुआ मैं यहाँ कर दूँ तो मतलब प्रकाश यहाँ पहुंच गया। इसी को टच करता हुआ मैं एक दूसरा पृष्ठ खींच दूँ, प्रकाश यहाँ पहुंच गया। आई बात समझ में? किसी तरंगाग्र को स्पर्श करता हुआ अगर तुमने नया पृष्ठ खींचा तो नया पृष्ठ तुम्हें बताएगा कि प्रकाश अब कहाँ पहुंच गया है। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल देखो, इस तरंग का उस पृष्ठ को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तुम समझ पा रहे हो कैसे होगा? यहाँ से देख रहा हूँ मैं। आई बात समझ में? और इसको टच करता हुआ मैंने ये एक दूसरा सरफेस खींच दिया है, ये दूसरा पृष्ठ खींच दिया। इससे पता लग रहा है, आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हमारा प्रकाश अब और आगे बढ़ गया। पहले पीछे था एक पॉइंट, अब और आगे बढ़ गया, तो इससे नए तरंग स्रोत का। हेलो,
हाँ सर। तो अगर हम किसी तरंगाग्र को टच करते थे, है ना, कोई तरंगाग्र है, जैसे हमने ये एक तरंगाग्र खींच लिया, तो पोजीशन को खाली समझना है इसकी। ये एक तरंगाग्र है ऐसे, ठीक है, इसी को एग्जैक्टली इसी को टच करता हुआ हम एक और तरंगाग्र खींचे। देखो ये अभी यहाँ है, इसके सीधे में जैसे यहाँ पे, और इसको टच करता हुआ यहाँ खींचे, तो अब देखो उससे आगे नहीं बढ़ गया, पोजीशन बढ़ रहा है ना। तो किसी तरंगाग्र को अगर हम टच करते हुए कोई नया पृष्ठ खींच रहे हैं तो वो प्रकाश की नई स्थिति प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में? ठीक है, यही है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये इतना गजब का सिद्धांत था कि इससे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इससे प्रकाश का अपवर्तन जो है उसको सिद्ध किया गया, प्रकाश का परावर्तन सिद्ध किया गया, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्ध किया गया, प्रकाश का विवर्तन सिद्ध किया गया मेरे बच्चों। तो यानी अगर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में मैं सफलता के बारे में बात करूं, किसके बारे में? सफलता के बारे में बात करूं, तो इंपॉर्टेंट सफलता है इसमें। इससे प्रकाश का परावर्तन सिद्ध किया गया। क्या सिद्ध किया गया? इससे प्रकाश का अपवर्तन सिद्ध हुआ, इससे प्रकाश का क्या नाम है, व्यतिकरण सिद्ध हुआ, इससे प्रकाश का विवर्तन सिद्ध हुआ। ध्रुवण में थोड़ा सा मामला फंस गया था, और फंसा क्यों था? उसका कारण ये था कि हाइगेंस को ऐसा लगता था कि प्रकाश की जो प्रकृति वो अनुदैर्ध्य है। प्रकाश की प्रकृति को इन्होंने कैसा माना था? इसी वजह से मामला फंस गया था, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं थी, अनुप्रस्थ थी। अनुप्रस्थ है प्रकाश की प्रकृति। बाद में इन्होंने इस चीज को माना था, और मान करके फिर जब प्रकाश का ध्रुवण उन्होंने किया तो उसकी आराम से इन्होंने विवेचना की। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण में मामला फंस गया इसके हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पे, और वो बहुत बारीक से फंसा था, केवल इतने की वजह से कि हाइगेंस को लगता था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य है, लेकिन प्रकाश कैसा था? अनुप्रस्थ था। बाद में उन्होंने इस चीज को सही करके ध्रुवण की व्याख्या की, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव के विषय में, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के विषय में हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का मामला विफल रहा पूरी तरीके से। ठीक है, तो यही है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। सफलता कहाँ इनको मिली? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में इन्हें सफलता मिली प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन की व्याख्या। समझ, और ये इनकी विफलता है। तीन बातें इसमें मेरे बच्चे। पहले तरंगाग्र की परिभाषा है। तरंगाग्र की परिभाषा एकदम से बहुत आसान है, जो मैंने शुरुआती दौर में बताई कि अगर किसी माध्यम में कोई हम ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पृष्ठ पे जितने कण हो, सभी कण माध्यम के कण हो, वो सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो उसे आप तरंगाग्र कहेंगे। दूसरे में उन्होंने बताया कि तरंगाग्र पर जितने कण होते हैं सभी नए तरंग स्रोत का काम करते हैं, और आगे वाले माध्यम के कणों के लिए ये नई तरंगे निकालते हैं, और इन्हें हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। आई बात समझ में? द्वितीयक तरंगिकाएं उसी स्पीड से आगे बढ़ती है जिस स्पीड से हमारी पहली तरंगिकाएं आगे बढ़ रही थी। उसके बाद अगर हम किसी तरंगाग्र को टच करता हुआ एक नया पृष्ठ खींचे तो वो नया पृष्ठ प्रकाश की नई स्थिति बताता है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में यही इतनी बातें हैं, है ना। इसके बाद मेरे बच्चे हम लोग हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की अब हम व्याख्या करेंगे। चलिए रजनीश बंद करो।